ओके, यही वाला है ना? हाँ, हम लोग पढ़ रहे थे इफेक्ट्स, जिसमें हमने इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पढ़ लिया है। बॉन्ड कैसे टूटता है, दो तरह के क्लीवेज हैं, कौन कौन से? होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक। होमोलाइटिक क्लीवेज में क्या बनता है? फ्री रेडिकल्स बनते हैं। और हेट्रोलाइटिक क्लीवेज में क्या बनता है? एनायंस और केटायंस बनते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं कि आयंस बनते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा। इंटरमीडिएट, तीन तरह के इंटरमीडिएट हमने डिस्कस किया। तीनों तीनों कैसे रिलेटेड होते हैं। तीन और करेंगे, कार्बिन, नाइट्रीन और बेंजाइन। तीन और करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे, थोड़े दिनों बाद करेंगे। आज हम लोग मेनली फोकस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट या यूं कहूं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो लास्ट हमने ये पढ़ा था, न्यूक्लियोफाइल खत्म है और इंटरमीडिएट भी खत्म है। ठीक है, ये हमने कुछ ऐसे न्यूक्लियोफाइल देखे थे जो दोनों तरह के डोनर एटम रखते हैं। दो अलग अलग डोनर एटम है, दोनों ही न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर रखते हैं। यहां तक ठीक है? चलिए, आज हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स का क्या मतलब है, ध्यान से सुने। जब भी हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, हालांकि जो रिएक्शन हो रही है वो किसी बीकर में, किसी रिएक्शन वेसल में, कोई एक हमारे पास ट्यूब है, उसमें रेस्ट ट्यूब है, कुछ उसमें हो रही है, लेकिन हम ये अंदाजा लगाते हैं हाइपोथेटिकली कि उस रिएक्शन में कौन से बॉन्ड टूट रहे होंगे, कौन से नए बन रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ शिफ्ट हो रहे होंगे। क्योंकि हमको पता है कि किसी भी एटम के अंदर केमिकल रिएक्शन करने का सारा जिम्मा किसके पास है? इलेक्ट्रॉन्स के पास है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स कभी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ कौन करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट देखना है। तो इलेक्ट्रॉन किधर किधर जाता है, कैसे कैसे जाता है, वो सारे इफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे। दो तरह के इफेक्ट होते हैं। ये बेसिकली क्या है? टू हेल्प टू एनालाइज, टू स्टडी केमिकल रिएक्शन इन डिटेल। कोई भी केमिकल रिएक्शन को ज्यादा डिटेल में समझने के लिए इफेक्ट्स का सहारा लेते हैं। दो तरह के इफेक्ट हैं, एक है परमानेंट इफेक्ट और एक है टेम्परेरी इफेक्ट। टेम्परेरी इफेक्ट में हम लोग एक नाम लिख देते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये हमेशा नहीं होता, ये किसी अटैकिंग स्पीसीज की प्रेजेंस में होता है। जैसे मान लीजिए मैं ट्रेन में सफर कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरे पास कुछ पैसे हैं जेब में, और मुझे ऐसा लगा कि कोई अटैकिंग स्पीसीज आ रही है। ऑब्वियस सी बात है, मैं सेफ्टी के लिए सारी चीजें संभाल के रखूंगा, और मुझे लगा कि अटैकिंग स्पीसीज चली गई है, तो मैं आराम से रिलैक्स हो जाऊंगा। तो अटैकिंग स्पीसीज की प्रेजेंस में जो इफेक्ट शो होता है वो है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, परमानेंट इफेक्ट जो हमेशा होंगे, उसके लिए किसी अटैकिंग स्पीसीज की जरूरत नहीं है। तीन नाम है इसमें: इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस। ये तीनों समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तो बहुत आसान है, ये तीनों समझ आ जाते हैं तो वैसे ही वो समझ में आ जाता है। इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस इफेक्ट, तीनों अलग अलग टाइप के हैं। इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का पार्शियल मूवमेंट होता है। आ जाइए, कैसे होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पार्शियल मूवमेंट? स्टार्ट करते हैं इसी से, इंडक्टिव इफेक्ट से। देखिए, जो पहला इफेक्ट हम लोग ले रहे हैं उसका नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, इसको समझने के लिए मैं एक लाइन दे रहा हूं, साथ में इसके लिए लिख रहा हूं, पुश पुल। बस इतना से समझ जाएंगे तो वैसे ही समझ में आ जाएगा। कैसे है? जैसे मान लीजिए कोई कार्बन चेन बनी हुई है, हाइड्रोजन हटा देता हूं ना, हाइड्रोजन का रोल नहीं लिख रहा हूं, हाइड्रोजन का वैसे कोई उसमें रोल है भी नहीं। ये कार्बन चेन है मेरे सामने, यहां पे कोई ग्रुप लगा हुआ है, सपोज एक्स। सारे के सारे बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है। कौन से बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है? अभी हम सिग्मा में ही समझ रहे हैं। तो अगर मैं कहूं कि x जो है उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ x इज
अच्छा, पूरा लैंग्वेज ना लिख के मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ कार्बन। किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है? एक्स की। तो एक्स क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, जिसको मैं क्या बोलूंगा? इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है। क्या कर रहा है? पुल। अगर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेगा, इसका मतलब यह है कि अगर मैं रिप्रेजेंट करूं कि यहां इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ मूव करने लगेंगे? एक्स की तरफ। तो इंडक्टिव इफेक्ट बेसिकली पार्शियल ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन है। क्या है पहला टर्म? पार्शियल ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है इनका पार्शियल मूवमेंट है। पार्शियली मतलब ऐसा कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन दे नहीं दिया, मतलब दे देगा तो बॉन्ड टूट जाएगा, फिर तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं, इस एक्स का और कार्बन का कोई रिश्ता नहीं, बॉन्ड टूट जाएगा, वैसा नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि बॉन्ड तो अभी भी है, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्टेड है? एक्स की तरफ शिफ्टेड है। तो अगर ऐसा है तो इसकी वजह से क्या क्रिएट होगा देखना जरा। अगर ऐसा हो रहा है तो क्योंकि एक्स अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो एक्स के ऊपर क्या चार्ज आएगा? पार्शियल नेगेटिव। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लिए उसने, तो कार्बन पे क्या चार्ज आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। ये चार्ज क्रिएट हो रहे हैं। अब ये जो है ना इफेक्ट रेस्पेक्टिव है। रेस्पेक्टिव कैसे? अगर मैं इधर से देखूं तो मैं इलेक्ट्रॉन ऐसा लग रहा है जैसे कि कार्बन ने उसको दिए हैं, ऐसे धक्का मारा है। और अगर मैं एक्स की तरफ से देखूं तो एक्स ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे हैं, है ना? तो पुश और पुल दोनों अलग अलग नजरिया है। अगर आप एक्स की तरफ से देखोगे तो आपको लगेगा कि इलेक्ट्रॉन पुल किए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं। और अगर इधर से देखोगे तो कैसा लगेगा? इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, धक्का दिया जा रहा है। समझ आ रहा है? तो ये रेस्पेक्टिव है, आप किधर से देख रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। दूसरा, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, तो मैं इंडक्टिव इफेक्ट को एक दोस्त की तरह बोलता हूं। ये आपका एक दोस्त है, जैसे आपके दोस्त नहीं होते कि कोई काम करना है कि यार ये काम करना है, मेरे से नहीं हो रहा, तो दूसरा दोस्त, मैं हूं ना तेरे साथ, टेंशन क्यों लेता है, तो चलना अपन करते हैं ना। फिर तू तीसरा दोस्त, और अरे मैं भी हूं, तुम चलो चलो अपन सब मिलके करते। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट भी एक आपका दोस्त की तरह है। ये कार्बन प्लस हो गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो पास वाला कार्बन क्या कहेगा? मैं हूं ना। तो ये क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन यहां से इस वाले बॉन्ड के अंदर भी शिफ्टिंग होने लगेगी, इस तरह की। मतलब हुआ क्या, जैसे मैं कहूं कि ये बॉन्ड इसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए, एरो बना दिया मैंने, उधर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा? जस्ट पास वाला कार्बन अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को इसको देगा, कार्बन को, पड़ोस वाले को, तो इसके ऊपर भी चार्ज क्रिएट होगा। फिर इस पे चार्ज क्रिएट हुआ तो ये पास वाला देगा। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? फिर इस पे भी प्लस चार्ज क्रिएट हुआ तो इसके पास वाला देगा। अगर मैं चार्जेस बनाऊं सब पे, तो इस पे पार्शियल प्लस था, इस पे डबल पार्शियल बना रहा हूं और छोटा। इस पे जो क्यू होगा, इस पे जो चार्ज जनरेट हुआ उससे और छोटा, इस पे 3 बार बना रहा हूं और इस पे 4 बार, ऐसा। इसका मतलब बहुत छोटा। सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे आया? जिस कार्बन से डायरेक्टली एक्स अटैच्ड है उसके ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट आया, उसके ऊपर सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी आई, उसके पास इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा कमी हो गई। पास वाले कार्बन ने कहा मैं हूं सपोर्ट में, उसके अगले ने भी, उसके अगले ने भी। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं, दूर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे ये इफेक्ट क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। तो इस इंडक्टिव इफेक्ट को हम बोलते हैं, एक तो ये पार्शियल ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, दूसरा ये एक परमानेंट इफेक्ट है। ठीक है, ये कैसा इफेक्ट है? परमानेंट, किसी की जरूरत नहीं है, ये हमेशा होगा। कोई अटैकिंग स्पीशीज हो ना हो, कोई रिएजेंट हो ना हो, ये हमेशा होगा। कब होगा? क्यों अराइज होता है? बोलो। अराइजेज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस। बोल सकते हैं क्या? अगर मैं कहूं कि ये है, चलो लो बताओ, क्या इसमें प्लस आई दिखेगा आपको? नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है। अच्छा, तो हम लोग ये समझ रहे हैं कि ये इफेक्ट क्यों बन रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस अगर होगा तभी ये इफेक्ट आपको शो होगा। तीसरा, और ये रेस्पेक्टिव इन नेचर है। रेस्पेक्टिव इन नेचर, रेस्पेक्टिव इन नेचर का क्या मतलब है? आप किधर से देख रहे हैं उस पर डिपेंड करता है।
अगर आप एक्स की तरफ से देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पुल किए जा रहे हैं, और उधर कार्बन की तरफ से देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन पुश किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये रेस्पेक्टिव है, आप किधर से देखते हैं उस पर डिपेंड करता है। और अभी आपको बताया जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी ये इफेक्ट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इस इफेक्ट का पावर कम होता जाएगा। क्लियर है, श्योर है सभी। अब इसको हम कैटेगराइज कर रहे हैं। जैसे अभी मैंने ये बनाया, इसमें तो मैंने आपसे कहा कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ एक्स इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ कार्बन से ज्यादा है। मान लीजिए इसकी बजाय अगर ऐसा हो तो क्या होगा, जेड लिख देता हूं, कोई एक सब्सटेंस है जेड, और उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जस्ट उल्टा कर रहा हूं है ना, कम है किससे, कार्बन से। अब किसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है। अच्छा, एक यहाँ एक लाइन कम बनाई है ना मैंने, देखो यह आपको दिखना चाहिए कि ये कम होता जा रहा है, 4 3 2 1 दिख रहा है, उसी सीक्वेंस में बनाया है मैंने। जितना पास है उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसको महसूस होगा, उस कार्बन को, इस कार्बन को, कि उसके सारे इलेक्ट्रॉन ले लिए गए हों। लेकिन क्योंकि इसके दोस्त लोग मौजूद हैं तो इसको कोई ज्यादा गम नहीं होने देंगे, है ना। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ जेड को मैंने कहा है कि कम है और कार्बन का ज्यादा है। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। तो किसका ज्यादा है, कार्बन का। अपने को बस यही देखना है कि किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, अपने आप ही चीजें समझ आ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, कार्बन की तरफ। तो यहां मैं ऐसे बना लू, तो कार्बन पे कौन सा चार्ज, पार्शियल नेगेटिव। उसके बाद और पार्शियल, और कम, और इसके ऊपर। बस ये ध्यान रहे जितना नेगेटिव इस पे आएगा ना उतना ही पॉजिटिव आएगा। ये तो समझते हैं ना, समझ आ रहा है। अब बताओ, अब इसमें देखो तो कैसा फील हो रहा है कि जैसे इस कार्बन चेन ने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल किए हो और जेड ने इलेक्ट्रॉन पुश किए हो। तो दो तरह के हैं, ये दो टाइप्स के हैं, एक पुश है और एक पुल है। पुश वाले को हम बोलेंगे प्लस आई, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, और पुल वाले को क्या बोलेंगे, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं। पार्शियल ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, कंप्लीटली बॉन्ड ट्रांसफर नहीं हुआ है, पार्शियली ट्रांसफर हुआ है। ठीक है। दूसरा परमानेंट है, किसी की जरूरत नहीं है, हमेशा शो होगा, हमेशा। अराइजेस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस। ओके है। रेस्पेक्टिव इन नेचर का मतलब भी समझ में आ रहा है। आप किस दिशा से देख रहे हैं, किस डिस्टेंस, किस डायरेक्शन से देख रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। जैसे मैं अगर और अच्छे से लिखूं इसको तो देखना जरा, मैं इसके लिए लिखता हूं। इस एक्स को देखकर आप बताइए, इसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे है ना, तो एक्स के लिए हम कहेंगे एक्स कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, माइनस आई। इंडक्टिव इफेक्ट तो है लेकिन कौन सा वाला है, माइनस। तो कार्बन कौन सा शो कर रहा है, प्लस आई। समझ आ रहा है। इसमें देखो, बताओ जेड कैसा शो कर रहा है, प्लस आई। क्यों शो कर रहा है प्लस आई, धक्का दे रहा है वो। और कार्बन कौन सा शो कर रहा है यहाँ पे, माइनस आई। और डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ये इफेक्ट कम होता जा रहा है। चीजें समझ आ रही होगी, है ना। नोट करना है जल्दी से, या पीडीएफ से घर जाके करोगे, अभी करोगे, फास्ट करो थोड़ा। और अपना एक ही फंडा है, समझ आ रहा है तो करना है नोट, बाकी नहीं करना है ना। हाँ
एक बढ़िया सी प्यारी सी किताब थी, उसमें है ना, इसको कैसे बना रखा था पता है? ये जो डेल बना रखा है ना, ये डेल, फिर ये डेल, एक पे प्लस और एक पे माइनस, तो जैसे जैसे दूर जा रहे हैं ना, तो उन्होंने ऐसे बनाया था, देखना। मुझे बड़ा प्यारा लगा था ये, आपको भी बड़ा प्यारा लगेगा। देखो ऐसे बनाया था, क्या समझ आ रहा है? डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ वो छोटा होता जा रहा है, इफेक्ट कम होता जा रहा है, ऐसे बना रखा था, एक अच्छी सी किताब थी। ठीक है, अलग अलग तरीका है बताने का सबका, मीनिंग तो सबका एक ही है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। कौन से वाले? सिग्मा इलेक्ट्रॉन। और कैसा ट्रांसफर है ये? पार्शियल ट्रांसफर है, पार्शियल ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। अगर डेफिनेशन बोलूं इंडक्टिव इफेक्ट की, तो क्या पूरा ऐसे बोल सकते हैं, है ना? ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ एटम्स, partial transfer of sigma electrons occur. This effect is known as inductive effect and it is a permanent effect, distance dependent effect and respective effect. Respective मतलब कहां से आप देख रहे हैं। आपको ये रेस्पेक्टिव वाला अगर समझ में नहीं आता हो ना, तो आप ऐसे आंखें बना लीजिए, क्या आप किधर से देख रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, है ना? ये तो ज्यादा बड़ी आंखें हो गई ना। ठीक है, रहने देते, चलो बढ़े आगे। नोट कर लिया सबने? ओके, तो अब हम इसको, ऑब्वियसली बात है कि मैंने कहा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस जो क्रिएट होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस जो क्रिएट हो रहा है, उसका रीजन क्या क्या हो सकता है? एक तो एलिमेंट रीजन हो सकता है। एलिमेंट बोले तो याद करो वो दिन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा, भूल जाओ तो क्या करना है, कौन करना है, FON, Cl, Br, S और I, ये सब क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो एटम पे डिपेंड करेगा कौन सा एटम अटैच्ड है, पहली चीज। दूसरा क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन से कैसे इफेक्ट करता है आपको याद होगा, sp, sp2 और sp3 में परसेंटेज एस कैरेक्टर पे डिपेंड करता है, परसेंटेज एस कैरेक्टर पे डिपेंड करता है। दूसरा हम लोग कहेंगे रिंग साइज पे भी डिपेंड करता है, रिंग साइज क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। और एक चीज है बॉन्ड एंगल, इन सारों पे डिपेंड करती है क्या, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ये तीनों तो आपस में रिलेटेड है। ये तो एलिमेंट वाली तो आपको पता ही है क्या होती है, याद है? सबसे ज्यादा कौन है? फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑन द इन द पीरियोडिक टेबल, या ऑन अर्थ, ऐसे बोल दो। ऑन अर्थ बोलना ठीक थोड़ी है, अभी तक क्या पता नया डिस्कवर कर लो आप लोग 5-10 सालों में, हैं? हाँ, तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। और ये जो तीनों चीजें हैं, ये तीनों चीजें डिपेंड करती है परसेंटेज एस कैरेक्टर के ऊपर। जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगा। जानते हैं, बताया था मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टाइम पे, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन का ज्यादा होता है डबल बॉन्डेड से, और डबल वाले का सिंगल वाले से, जानते हैं? तो ये परसेंटेज एस कैरेक्टर पे तीनों चीजें डिपेंड करती है। तो ये सारे एग्जांपल हम लोग देखने वाले हैं, और कैटेगराइज करें इनको, दो पार्ट में डिवाइड कर देते। एक है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, बढ़ो। एक तो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है उसको ये दिख जाएगा इतना थिन लाइन से, या वो पहले वाला ज्यादा ठीक था? पक्का? क्या पता कैमरे में नहीं दिख रहा हो, सर ने इसलिए बड़ा वाला कर रखा है, मैं भी वही कर देता हूँ ना। देखना, इंडक्टिव इफेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। एक है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट, है ना, जिसको हम बोल रहे हैं प्लस आई। और दूसरा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, क्या बोल रहे हैं, विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस आई। दो पार्ट में डिवाइड करें। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला, इलेक्ट्रॉन को पुश करने वाले, जो इलेक्ट्रॉन को धक्का देंगे। आपको क्या लगता है कौन इलेक्ट्रॉन को धक्का देंगे, कौन पुश करेंगे?
जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। तो ज्यादा मतलब नेगेटिव, किसी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, या पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे? नेगेटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, सही बात है। तो नेगेटिव चार्ज वाले सबसे पहले आएंगे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट के अंदर। सबसे पहले कौन आएंगे? नेगेटिव चार्ज वाले इफेक्ट ग्रुप्स। तो नेगेटिव चार्ज वाले ग्रुप्स के अंदर मैं लिख देता हूं ऐसे, कार्बन के ऊपर प्लस लगा माइनस लगा रहा हूं, है ना, CH2 माइनस, NH माइनस, O माइनस, COO माइनस। एरो बना रहा हूं साथ में, है ना। क्या है ये? इस तरीके से जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, खूब सारा इलेक्ट्रॉन है, वो ज्यादा आराम से इलेक्ट्रॉन पुश करेंगे। इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए उनको। अच्छा, इन तीनों से पूछो आप, मैं याद भी करवा देता हूं साथ साथ, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों से पूछो कौन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचना चाहता है, कार्बन या ऑक्सीजन? ऑक्सीजन खींचना चाहता है तो कौन इजीली देना चाहता है? कार्बन। तो कार्बन सबसे टॉप पे आया इसी वजह से। बात समझ आ रही है? कार्बन के बाद इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर देखें तो नाइट्रोजन की और कम है, फिर सॉरी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, और ऑक्सीजन की और ज्यादा है। तो इन तीनों में कंपेयर करो तो कौन इलेक्ट्रॉन अपने पास रखना चाहता है? ऑक्सीजन। कौन इलेक्ट्रॉन देना चाहता है? कार्बन। तो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, आराम से दे देगा, तो कार्बन का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है। और माइनस चार्ज है तो इसका मतलब रिच है, भर भर के घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन खूब सारे, तो आराम से पुश करेंगे। क्लियर है? इसके बाद है, हम लोग काफी पहले पढ़े हैं पर फिर आपको याद जरूर होगा, मैं इसके बाद लिख रहा हूं 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। इसके बाद लिख रहा हूं CH2 CH3, फिर मैं लिख रहा हूं C। ये नाम याद है आपको? ये कौन है बताना जरा मुझे, पहचानते हो इसको? CT3, CD3, CH3, इनको जानते हो क्या? अरे हाँ ना तो बोलो, जानते? नीचे लिख देता हूं, और T, D और H। तो ये ऑर्डर है आपके सामने, ये इससे और कम, इससे और कम, ये लो। याद कैसे रखेंगे? ये तो याद हो गया तीनों, ये भी याद हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। 3 अगर आप दिख जाते हैं, जैसे हमने याद है आपको, हमने जो प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड किए थे उसमें हमने पूरी IUPAC के अंदर जो 12 के 12 फंक्शनल ग्रुप हमने सीक्वेंस से याद करें, याद हो गए थे आप लोगों को सबको। वैसे ये भी चीजें याद हो जाएगी, बार बार रिवाइज करने से ही होती है। तो ये तीनों समझ में आते हैं, 3 2 1 ये समझ में आता है। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। 3 डिग्री, 3 डिग्री का सबसे सिंपलेस्ट 3 डिग्री अगर कोई है तो उसका नाम क्या होगा? 3 डिग्री एल्काइल का क्या होगा? 3 डिग्री में कितने कार्बन होंगे? 4 कार्बन होंगे ना। ये 3 डिग्री है क्या? क्या नाम है इसका? कितने कार्बन है गिन लो। आइसोब्यूटाइल। हार्ट अटैक आ जाएगा मेरे को। क्या नाम है? टर्सरी ब्यूटाइल। क्या नाम है इसका? टर्सरी ब्यूटाइल। ये 3 डिग्री है ना। हाँ, ये 3 डिग्री का मतलब ये लिखा है मैंने। फिर 2 डिग्री में आपका वो आइसो ब्यूटाइल, कौन है ये? प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल। और फिर 1 डिग्री में, 1 डिग्री में कोई भी कार्बन चेन ले सकते हो, ये 1 डिग्री है ना। हाँ, तो ये वो है, ठीक है। धीरे धीरे याद होंगे, एकदम से नहीं होंगे, अपने घबराना नहीं है, टेंशन जैसा कुछ है नहीं, आसान चीजें हैं। सबसे पहले नेगेटिव वाले क्यों है? क्योंकि नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तभी तो नेगेटिव वाले हैं। ओके, ऑब्वियस सी बात है। माइनस आई इफेक्ट वाले सबसे पहले कौन आएगा आप बताइए? माइनस आई। माइनस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले। इलेक्ट्रॉन कौन खींचता है? जो या तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो या फिर जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो। अरे प्लस चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन खींचेगा या माइनस चार्ज वाला? माइनस चार्ज। मेरे ऊपर माइनस चार्ज है, मैं और इलेक्ट्रॉन खींचूंगा क्या? कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा? प्लस चार्ज। जिसके ऊपर प्लस चार्ज होगा मतलब इलेक्ट्रॉन कम है,
तो वो क्या करेगा, दूसरों से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो स्टार्टिंग में यहाँ जो कौन आएंगे, यहाँ जैसे स्टार्टिंग में नेगेटिव आए हैं, तो यहाँ स्टार्टिंग में कौन आएंगे, पॉजिटिव वाले, और सबसे ज्यादा पॉजिटिव। वैसे देखो स्टाइल मारने के लिए मैं खूब सारे लिख सकता हूँ, पर ठीक है मैं चुनिंदा लिख रहा हूँ, OF2 प्लस, फिर लिख रहा हूं मैं OR2 प्लस। ऑक्सीजन भी है और फ्लोरीन भी है, तीन तीन ऐसे एटम है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे ही मिलके, और प्लस चार्ज और आ रहा है इनके ऊपर, है ना। कौन कौन से याद रखने वो अंडरलाइन कर दूंगा, वैसे पूरा याद रखो तो और अच्छा है। इसके बाद में है NF3 प्लस। ये प्लस समझ में आ रहा है, जनरली नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, जानते हो ना सभी। मान लीजिए इसने कार्बन चेन से कोई चौथा बॉन्ड भी बना रखा है, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस आ जाएगा ना। क्यों आ जाएगा प्लस, ये भी सोच लेते हैं, क्यों आ जाएगा प्लस, बताना जरा। इसके पास लोन पेयर है, ये कार्बन है, इस कार्बन पे प्लस है, मान लो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, और इसने दिया है इलेक्ट्रॉन तभी तो प्लस आएगा। अब तो बात समझ आ रही है। NH4 प्लस बनाया था हमने, वैसे ही बन रहा है ये भी। ओके, और देखो NF3 F से थोड़ा कमजोर, क्लोरीन का ही बड़ा भाई, जानते हो कौन, कौन, क्लोरीन। फिर नाइट्रोजन का एक और ले लेते हैं, NR3 प्लस, कौन सा वाला, NR3 प्लस। फिर ले रहा हूं मैं NH3 प्लस, फिर NO2, फिर SO3, सल्फर वाले ले ही लेते हैं, सल्फर वाले भी काम के तो है ही हमारे। मुझे लगता है कि कम काम आते हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, आजकल स्टाइल मार रहे हैं सभी लोग, तो मैं भी मार लेता हूँ लो, SO2H। फिर है साइनाइड, फिर SO2R। कल ही एक बच्चे ने मेरे को पूछा था, सर यहाँ बीच में घुसा रखा था SR3 प्लस। अब मैंने कहा करने के लिए तो तुम 50 और ऐड कर दो, काम ही नहीं आएंगे कभी, ये भी काम नहीं आएंगे, ये वाले भी मैं आपको बता दूं, ये भी आपके काम नहीं आएंगे। काम कौन आएगा सबसे ज्यादा, NO2। इसको आप बोल दो ये सच्चा मित्र है आपका, ट्रू फ्रेंड कौन है, NO2। NO2 जहां देखोगे ना, वहां बहुत सारी चीजें आपके अपने आप क्लियर हो जाएगी कि NO2 आ गया ना, इसका मतलब हमारा सच्चा दोस्त आ गया है। अब वो क्या क्या कर सकता है वो आपको याद रखना है ना। NO2 को पहचान लो बस, SO2H साइनाइड, SO2R, फिर आप चाहो तो एल्डिहाइड ले लो, फिर आप चाहो तो कीटोन ले लो, और फिर आप चाहो तो एसिड ले लो, ठीक है। और भी हैं, बहुत सारे हैं। एक बार तो ये सीक्वेंस समझते हैं क्या क्या कैसे कैसे हो रही है, देखें ध्यान से। देखो ये ऑर्डर जो हमने बनाया है, इस ऑर्डर में सबसे पहले जो हमने लिखे हैं वो कौन से लिखे हैं, प्लस चार्ज वाले। और प्लस में भी आपको पता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होते हैं, बोलो, फ्लोरीन और ऑक्सीजन, है ना। फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ऐसे तो बोलते हैं, तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन दोनों साथ आ गए, वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो गया। फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन वाले लगातार 4 हैं, 5, फिर सल्फर है, साइनाइड है। अच्छा ये बहुत सारी अलग अलग ट्रिक्स हैं, आप चाहो तो मैं भी ऐसी कोई ट्रिक बना दूंगा कि कोई भी, जैसे ओ कोई कहानी, कोई किसी मूवी का गीत या ऐसा कुछ, है ना। जरूरत पड़ेगी नहीं वैसे तो, मुझे नहीं लगता, ठीक है, यहां तक ठीक है। अब इनमें अगर देखो ना, इन दोनों को हटा दें तो सिर्फ इसमें देखो तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है। कौन सा वाला नाइट्रोजन है, ट्रिपल बॉन्डेड है। तो ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो sp हाइब्रिडाइजेशन आएगा, और sp हाइब्रिडाइजेशन आएगा तो उसका इंडक्टिव इफेक्ट उसका -I और ज्यादा ही आएगा एज कंपेयर टू CHO, C डबल बॉन्ड O। अच्छा F, अच्छा इसी कलर से लिख दूं क्या, उससे अच्छा लगेगा, रुको। F Cl Br I OR OH, जगह कम बच रही है,
यहाँ तक समझते हैं, जो हमारे काम के हैं वो देख लेते हैं। FClBrI समझ आ रहा है? ये तो पूरी की पूरी हेलोजन वाली सीरीज ग्रुप ही लिख दिया हमने, 17 ग्रुप FClBrI, तो यही ऑर्डर होता है इनका। उसके बाद में है OR और OH। तो आपको जो विशेष तौर पे ध्यान रखना है, जो मैं अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा, वो एक तो इन दोनों का, एक NO2 कहाँ है वो ध्यान रखना है, और एक NR3 और NH3 में ऐसा क्यों है वो हमें समझना है। ठीक है, नोट कर लो फटाफट, थोड़ा सा फास्ट करेंगे। और इन सबको जो कंपेयर किया है ना, वो कंपैरिजन है हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ कंपैरिजन है? हाइड्रोजन के साथ। तो इससे कम में हम लोग ट्रिपल बॉन्डेड वाला भी लिख देते हैं, फिनाइल भी लिख देते हैं, फिर डबल बॉन्डेड भी लिख देते हैं, और उस सबसे कम हाइड्रोजन। क्योंकि हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ये जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, उनको हम सबको -I कैटेगरी में रखना है। सारे कंपैरिजन किसके साथ है? AC को और 20 पे कर दो, ठंड लग रही है? ठीक, फिर रहने दो। ये पूरा पेज आपको अच्छे से याद रखना है। ज्यादा चीजें जो मैंने अंडरलाइन करी है वो याद रह जाए तो सबसे बेस्ट है। एक तो ये ऑर्डर याद रह जाए, कौन सा वाला, ये तो रह ही जाना चाहिए, ये तो कहीं नहीं जाना चाहिए। देखना 3 2 1, एक ये TDH TDH नॉट S, टोटल डिजॉल्व्ड हाइड्रोजन है। फटाफट से नोट कर लो। एक चीज ये याद रखेंगे, OR और OH जो है वो FClBrI चारों से पीछे है, -I के केस में। ठीक है, FClBrI से पीछे है। और NO2 ज्यादा है, NO2 सबसे आपका सच्चा दोस्त NO2 ही है। क्योंकि देखो ऊपर वाले सारे NO2 से पहले वाले सारे कौन से हैं? प्लस चार्ज वाले, है ना? इतना दिमाग तो लगा ही सकते हो ना, सारे प्लस चार्ज वाले NO2 से ज्यादा है। तो वो प्लस चार्ज वाले तो आपके आएंगे ही नहीं, कभी कभी नहीं आएंगे। तो उनको हटा दें तो सबसे पावरफुल कौन हो गया? NO2। NO2 अगर दिख रहा है इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा पूरा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। ठीक है, ये समझना है आपको अच्छे से। और बाकी ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में तो आपको कंपैरिजन पता ही है, अगले पेज पे मैं और डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ इस चीज को। बढ़े आगे, नोट कर लिया? चलिए देखिए जरा, आपको ये चीज आइडिया है, थोड़ा बहुत आइडिया जरूर होगा इस बात का, कि मैंने लिखा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, फिर मैंने लिखा कार्बन डबल बॉन्ड, और मैंने लिखा CH2 और CH3। इन तीनों का -I का ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर लिख रहे हैं हम लोग? -I, इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर। ठीक है, तो आपको पता है ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन की, जो कार्बन अटैच है ना उसकी बात कर रहा हूं। ये कौन सा है? sp2, और ये sp3। परसेंटेज एस कैरेक्टर जानते हैं कितने हैं इसमें? परसेंटेज एस कैरेक्टर 50-50। कितने हैं? 50, जानते हैं ना? अरे दो में से एक है तो 50%, और तीन में से एक एस है तो 33.33%, और चार में से एक है तो 25%। कैसे बोलता हूं, समझ में आता है ना? चार ऑर्बिटल हैं टोटल, 4 ऑर्बिटल्स है, 3p और 1s। 4 ऑर्बिटल्स में से एक s है तो 25%। क्लियर है? तो आप बताइए -I का क्या ऑर्डर होगा? सबसे ज्यादा -I किसका होगा? जिसका परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होता है। परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I इफेक्ट। ऐसे लिखूं? क्या मीनिंग है? जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो सबसे ज्यादा कौन खींचेगा इन तीनों में से? ये ऑर्डर होगा, जितना ज्यादा एस कैरेक्टर उतना ज्यादा। क्लियर? और देखते हैं, रिंग बना रहा हूं मैं, 3 रिंग बना रहा हूं, 4 रिंग बनाता हूं, देखो ध्यान से देखना। 1 2
ये कहीं अटैच होगी किसी ग्रुप में। 3 रिंग को इन तीनों में कंपेयर कर लेते हैं। ध्यान से देखना इनको, ठीक है, मुझे एंगल बनाने हैं। हाँ, आप बताओ ये अंदर वाला एंगल कितने डिग्री का है? कितना है? 60। तो इसका मतलब ये कितने होंगे दोनों? अरे 360 है ना पूरा, उसमें से 60 हटा दो तो बाकी बचा 300, और उस 300 के 2 पार्ट करोगे तो नहीं आया। देखो ये आपका केक, ऐसे समझ में आता है, मुझे पता है ये केक है। इस केक में से आपने यहां 60 डिग्री के एंगल से इतना हिस्सा कट कर दिया, खा गया, मैं खा गया, तो बचा हुआ कितना है? 300 डिग्री है ना बचा हुआ। तो अब 300 के 2 हिस्से कर दो, एक इधर और एक इधर, ये दोनों किससे, ये भी 150 वाला और ये भी 150 वाला, और ये तो 30 रुपए में मिल गया था मुझे, सॉरी 60 रुपए में, 60 डिग्री है ना तो 60 रुपए में मिल गया था। अरे इसी को तो पेस्ट्री बना के बेच रहे थे। नहीं आया? आ गया? थोड़ा बड़ा बनाऊं डायग्राम, दिख रहा है? ओके, तो बाहर वाला एंगल कितना है बताइए, कितना है? 150, 150, ठीक। ओके, ये अंदर वाला एंगल कितना है? सर ये तो हमको अच्छे से दिख रहा है 90 डिग्री है, तो बाहर बचा कितना? ऐसे मत करो, अरे 360 माइनस 90 कितना बचा? 270, और 270 के आधे करना 135, कितना है? 135। ओके, इसमें बताओ ये कितना एंगल होगा? वैसे मैंने अच्छा नहीं बनाया ये, मैंने बस ये ऐसा बना दिया कि अभी इसमें खिड़कियां लग जाएगी, लेकिन ये ऐसा नहीं बनता है, पता है आपको? यहाँ पे सारे एंगल कितने होते हैं? 72। कितने होते हैं? 72 डिग्री। तो बाहर वाला कितना होगा? 360 में से 72 गया तो 288, और 288 का हाफ करोगे ना, दोनों दो टुकड़े हैं तो 120। नहीं, फिर तो गलत बता रहे हो, 135 से तो कम आएगा वो। गणित वाले भैया पक्का? ना ना ना, आ ही नहीं सकता। मेरा फोन कहाँ है, मैं कैलकुलेटर से देखूंगा। पक्का 144 आ रहा है? एक सेकेंड रुको, फिर 72 नहीं होगा, 72 ही है। वन 144 कितना आ रहा है? 144। तो ये गड़बड़ किया होगा फिर आपने, ये भी सही है। ओके, तो हम ये एक तरह से ये देख सकते हैं, सही है ना? सही है, सही है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखो, अब जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ध्यान से देखो। हम लोग जब sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं और sp2 और sp3 की बात करते हैं, तो बॉन्ड एंगल क्या होते हैं बताइए? 180 और 120, और सब कुछ जानते हो अच्छे से, पक्का? तो 180 से 109 जा रहे हैं, तो बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है? बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी डिक्रीज हो रही है। बात समझ आ रही है ना? जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा एस कैरेक्टर, और जितना ज्यादा एस कैरेक्टर उतना ज्यादा माइनस आई, उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बोल सकते हैं। तो आप बताइए, जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल, जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा एस कैरेक्टर, और उतना ही ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट, और उतना ही ज्यादा माइनस आई, ऐसा बोल सकते हैं। तो हम लोग, एक मेरे टर्म्स में बोलूं, मेरी लैंग्वेज में, छोटी रिंग जो होती है ना वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। क्या है लाइन? छोटी रिंग ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। तो इन तीनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या ऑर्डर है, ये समझ में आ गया होगा सबको। हमने अंदर वाला एंगल नहीं देख रहे हैं, बाहर वाला एंगल देख रहे हैं, है ना? अंदर तो स्मॉल है ही है, ये वाला एंगल जो है उससे हम डिसाइड कर रहे हैं। यहाँ 150 है, यहाँ 135 है, यहाँ 144 है। क्लियर है? क्या मैंने कुछ तो गड़बड़ किया ही है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है मुझे। क्या ये यहाँ आएगा? हाँ,
कर सकते हो ना आप बस खाली ये अंदाजा लगा के रखो कि छोटी रिंग क्या होती है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। बात समझ आ रही है? चलिए आगे बढ़े। अगला देखो, एक और है सबसे बढ़िया वाला, वो समझते हैं। देखना, ओ आर और ओ एच। आर की जगह मैं मान लो एक कार्बन ले लेता हूं, ठीक है, CH3 लिख देता हूं। इन दोनों में किसका माइनस आई ज्यादा है, तो ये कैसे डिसाइड करेंगे? हमको ऐसा लगता है कि CH3 CH2 CHO CH3 ऐसा कुछ लगा हुआ है, ठीक है, ये ग्रुप में लगा हुआ है। इसी तरह ये कार्बन चेन और है हमारे पास, और ऑक्सीजन और OH है। अब आप मुझे बताना, OH और OR इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा होगा? दोनों ही ऑक्सीजन है पहली चीज तो, पर हमको यूं लगता है जैसे कार्बन है तो कार्बन ने धक्का भी तो दिया होगा। तो इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी है, वो समझने के लिए मैं आपको ये डायग्राम बना के बता रहा हूं, ध्यान से देखें। हमको पता है कि यहाँ जो ऑक्सीजन होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे कुछ लोन पेयर होंगे, ये ऐसा दिखेगा, है ना। इसका डायग्राम अगर हम बनाए तो वो ऐसा दिखेगा, यहाँ पे लोन पेयर होंगे, ये ओबीसी बात है। यहाँ पे ओबीसी बात है कोई कार्बन होगा, क्योंकि ये किसी न किसी कार्बन से ही जुड़ा होगा। आप मुझे ये बताना कि इन दोनों रिपल्शन में से, यहाँ पे इन दोनों के बीच में रिपल्शन हो रहा है, इस कार्बन और इस ग्रुप के बीच में रिपल्शन हो रहा है, ठीक है, और इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में रिपल्शन हो रहा है। कौन सा रिपल्शन ज्यादा होगा, कार्बन कार्बन वाला या कार्बन छुटके से हाइड्रोजन वाला? ये रिपल्शन ज्यादा होगा, और ये रिपल्शन अगर ज्यादा होगा तो फिर ये वाला बॉन्ड एंगल क्या होगा, बढ़ जाएगा, और बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा। तो हम क्या कहेंगे, किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है? OR का। किसका ज्यादा होता है? OR का। यही हमने सीक्वेंसिंग किया है, देखो OR का OH से ज्यादा होता है। ये समझ आ रहा है? ये काम आएगा आपके, OR का OH से ज्यादा होता है। क्लियर? नोट करो, इसको भी नोट करो और उसको भी नोट करो। अच्छा, एक चीज और आपको याद ही होगी, हमने इस बारे में भी पढ़ा है कि ये जो रिंग्स हमने अभी बनाई है ये ऐसी होती नहीं है, ये वाली तो ट्रायंगुलर ही होती है, और ये दोनों कैसी होती है बताओ? बटरफ्लाई। बटरफ्लाई याद है कैसी होती है? बटरफ्लाई। और ये वाली ओपन एनवलप, ठीक है। तो ओवरऑल जो हम लोग यहाँ हमने ये थ्योरेटिकली कहा कि ये एंगल ऐसे ऐसे होंगे, है ना, बट फाइनल जो ऑर्डर है वो यही है। इंडक्टिव इफेक्ट का क्या ऑर्डर है, ये क्या लिखोगे? कलर अच्छा नहीं है, दिख रहा नहीं होगा, क्या लिखोगे जो मैंने मेरी लैंग्वेज में बोला? क्या लिखना है? स्मॉल रिंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। कभी जरूरत पड़ जाए तो आप ये समझ लेना कि जो छोटी रिंग होती है वो क्या होती है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होती है। एग्जैक्ट जो एंगल है ओपन एनवलप जो बनाएंगे हम लोग, उसमें ये एग्जैक्ट एंगल इससे छोटा ही आएगा। यहाँ 135 आ रहा है ना, उससे छोटा आएगा। यहाँ हमने अभी कैलकुलेट किया थ्योरेटिकली, जो हमने बनाने की कोशिश की है वो 144 आया है, लेकिन एक्चुअल में कितना आएगा? 135 से कम ही आएगा।
और एंगल कम आएगा तो इंडक्टिव इफेक्ट भी कम होगा। तो एक लाइन में बोलो मेरे साथ, क्या? छोटी रिंग ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, ठीक है। और ओ आर और ओ एच में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? ओ आर। ठीक, चलिए बढ़े आगे, अगले पेज पे चले। तो मैंने यहां जो लिखा था ना, हाइब्रिडाइजेशन से, रिंग साइज से और बॉन्ड एंगल से, तीनों से ही समझ में आ रहा है? जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा एस कैरेक्टर, उतना ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस आई। रिंग साइज में छोटी रिंग ज्यादा माइनस आई, और हाइब्रिडाइजेशन में समझ में आ रहा है एसपी और sp2 sp3, ये ऑर्डर रहेगा। सिमिलरली सेम चीज उसके लिए भी लगा रहे हैं हम लोग, nr3+ और nh3+, इसमें भी क्या ऑर्डर होगा देखना ध्यान से, ये n r r और r, ये n h h और h, इस पे प्लस है। आप बताओ, बोलो कहां बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, ये वाला या ये वाला? कौन सा एंगल ज्यादा होगा? आर वाला, क्योंकि आर में यहां कोई कार्बन होगा और यहां भी कोई कार्बन होगा, कार्बन कार्बन का रिपल्शन ज्यादा होगा, एंगल बढ़ेगा, और एंगल बढ़ेगा तो परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ जाएंगे, तो इंडक्टिव इफेक्ट भी ज्यादा होगा। यही हमने उस सीक्वेंस में लिखा है ऑलरेडी। चीजें समझ आती है? बहुत बढ़िया। एक चीज और क्लियर कर दूं, मैंने आपको कहा था ये रेस्पेक्टिव इन नेचर होता है। रेस्पेक्टिव इन नेचर का क्या मतलब है, ध्यान से देखें। अगले पेज पे करूं, एसी पे कर देते हैं ना। देखो, रेस्पेक्टिव इन नेचर का मतलब ये होता है, जैसे ये बेंजीन रिंग है, आप मुझे बताइए, एक पर्टिकुलर कार्बन का पूछता हूं मैं आपसे, ऐसा सीखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। इस कार्बन की बात करूं और इस कार्बन की बात करूं, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3, दोनों का sp3 है उधर दोनों का। और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? sp2 वाले की। ओके, तो मैं यूं कहूं कि ये जो रिंग है इसका इफेक्ट है माइनस आई, और ये जो ग्रुप है इसका इफेक्ट क्या है? प्लस आई। रेस्पेक्टिव होने का क्या मतलब है, ध्यान से देखेंगे। ये फिर से रिंग बनाई मैंने, इस बार मैंने इसको ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से अटैच किया। आप बताएंगे, बताओ, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp, और इस कार्बन का sp2, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? sp वाला। तो इसका कौन सा इफेक्ट होगा? माइनस आई। तो इसका कौन सा इफेक्ट होगा? प्लस आई। बात समझ आ रही है? आप ऐसे घबरा तो नहीं रहे कि अभी तो सर आपने इसको माइनस आई बोला और अभी इसको प्लस आई बोल रहे हो, ऐसा क्यों अलग अलग? रेस्पेक्टिव है, इसके रेस्पेक्ट में ये माइनस आई है, अरे इसने धक्का दिया होगा तो प्लस आई, और उसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो माइनस आई, और इसमें ये ट्रिपल बॉन्डेड है, ट्रिपल बॉन्ड ने इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो उस पर माइनस आई, तो उस पर प्लस आई। समझ आता है? ये रेस्पेक्टिव है। अच्छा, एक और पूछ लेता हूं, अब तो आई जाना चाहिए। दो रिंग बना रखी है मैंने, बताओ किसका माइनस आई किसका प्लस आई? क्योंकि दोनों ही रिंग के अंदर सारे कार्बन sp3 है, छोटी रिंग ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होती है, तो इसका कौन सा इफेक्ट? माइनस आई, और इसका? ओके, बढ़े आगे। ये समझ में आ रहा है सारा, प्लस आई माइनस आई, बहुत बढ़िया। अब इनके फायदे क्या हैं, फायदे समझते हैं, नफा नुकसान। एप्लीकेशन, हेडिंग लगाइए एप्लीकेशन, बढ़े। एप्लीकेशन देखो, पहला पहला लिख रहा हूं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, हम चेक कर रहे हैं। बहुत आसान आसान वाले एग्जाम्पल करेंगे, देखना, आप देखना जरा ध्यान से। CH3 C CH3 CH3, इस पे प्लस चार्ज है,
इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है आपको, कौन ज्यादा स्टेबल है बताइए। देखिए इसके ऊपर प्लस चार्ज है, इसका इलेक्ट्रॉन कोई ले गया, ये कार्बन बेचारा रो रहा था, मेरा इलेक्ट्रॉन कोई ले गया। अब इसके तीन तीन दोस्त हैं यहाँ पे, CH3 वाला CH3, और ये CH3 क्या कर सकता है बताओ? इलेक्ट्रॉन दे सकता है, सांत्वना दे सकता है। क्या रियल में इलेक्ट्रॉन दे देगा? नहीं, सिर्फ क्या देगा? सपोर्ट, पार्शियली सपोर्ट, कि भाई टेंशन मत ले, हम हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, इसके लिए 1 और 2, इसके लिए 2, और इसको ये रो ही रहा अकेला, इसको संभालने वाला कोई नहीं है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? फर्स्ट वाला। क्या कहेंगे? 3 डिग्री इज मोस्ट स्टेबल अमोंग दिस। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ मोर प्लस आई। तीन तीन दोस्त हैं इसके, एक से भले दो, दो से भले तीन, तीन ग्रुप ऐसे हैं जो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, और प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। तो कार्बन के पास जो डेफिशिएंसी है, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो कमी को वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। करेंगे नहीं, पूरा नहीं करेंगे, पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो इसको हम कहेंगे ये ऑर्डर। समझ आता है? और देखो ऐसे देखो, बताओ कौन सा प्लस ज्यादा स्टेबल है? कौन सा प्लस ज्यादा स्टेबल है? थर्ड वाला या फर्स्ट वाला? फर्स्ट वाले के लिए वही लाइन याद करो, छोटे रिंग ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन खींच लेगी, और इस कार्बन पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन, अरे इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, और छोटी रिंग ज्यादा माइनस आई लगाएगी, और ज्यादा माइनस आई लगाएगी तो एक तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, और कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। अच्छा, इसको समझ, इसमें भी है ना काफी बार दिक्कत आती है कि प्लस आई से स्टेबिलिटी आ रही है या माइनस आई से आ रही है, प्लस इफेक्ट से आ रही है या माइनस इफेक्ट से आ रही है। तो एक बहुत सिंपल लाइन में मैं बोलता हूं, जो चार्ज लग रहा है ना, उसको उसी टाइप का इफेक्ट स्टेबल करता है। प्लस चार्ज को प्लस आई इफेक्ट स्टेबल करता है, और माइनस चार्ज को कौन स्टेबल करेगा? माइनस आई। प्लस चार्ज को, छोटी रिंग का कौन सा इफेक्ट होता है? माइनस आई। माइनस आई इफेक्ट प्लस चार्ज को क्या करेगा? अनस्टेबल करेगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? बात समझ आ रही है? इसी का जस्ट उल्टा कर दूं तो, जस्ट उल्टा वापस देखना, अगले पेज पे लिख देता हूं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में 2-3 एग्जांपल और करके फिर करते हैं इसको। करिए। एक दो और लिख लेता हूं यहां पे, देखना। इन तीनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? Ct3+, हाँ बताइए। बोलिए। TDH, किसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है? क्या ऑर्डर था? TDH, T का प्लस आई ज्यादा है, और प्लस इफेक्ट, प्लस चार्ज को स्टेबल करेंगे। प्लस, मेरे साथ बोलो एक बार, प्लस चार्ज को कौन स्टेबल करेंगे? प्लस इफेक्ट। और माइनस चार्ज को कौन स्टेबल करेंगे? माइनस इफेक्ट। नेगेटिव को नेगेटिव इफेक्ट स्टेबल करेंगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव इफेक्ट स्टेबल करेंगे। इन तीनों में ज्यादा स्टेबल कौन है अब बताओ? Ct3। आ रहा है ना समझ में? नोट करो। एक और देखो जरा,
लो बताओ। ये तो आसान है, बताना है आपको ही। बताओ कौन सा वाला प्लस ज्यादा स्टेबल है, इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? आपको बस ये सोचना है इफेक्ट कौन सा है। ट्रिपल बॉन्ड का कौन सा इफेक्ट है? माइनस आई। डबल बॉन्ड का भी माइनस आई, और इसका प्लस आई। तो प्लस वाले को प्लस वाला स्टेबल करता है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? ये। इन दोनों में स्टेबल कौन है ज्यादा? ये वाला। क्यों? वो तो ज्यादा माइनस आई है। अरे ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन का माइनस आई ज्यादा है। ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और ये बहुत ज्यादा खींच रहा है, और उसके पास तो है ही नहीं, तो वो अनस्टेबल। ऑर्डर समझ में आ रहा है? सेम अगर सबके ऊपर नेगेटिव लगाए तो फिर क्या ऑर्डर होगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। अगले पेज पे लिख रहा हूं, बढ़ो आगे। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, देखना ध्यान से। स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, ध्यान से देखेंगे। अगर मान लो यही सेम सारे वही लगा रहा हूं मैं फिर से, ओके। और अगला क्या था? रिंग थी ना एक, इस पे नेगेटिव, 4 मेंबर वाली पे नेगेटिव, 5 वाली पे नेगेटिव। हाँ बताइए क्या स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा? सबसे ज्यादा प्लस आई किसमें दिख रहा है? और कौन ज्यादा स्टेबल है? 1 2 3, वो तो कौन स्टेबल है? थर्ड वाला स्टेबल है, या यूं कहूं 3 डिग्री और 2 डिग्री और 1 डिग्री, कौन सा वाला एनायन स्टेबल है? 1 डिग्री। क्यों है? यहां पे इलेक्ट्रॉन को धक्का देने वाला सिर्फ एक है, एक का प्लस आई है, यहां पे 2 का प्लस आई, और यहां पे 3 का प्लस आई है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? ये वाला। इन तीनों में आप इफेक्ट देखो, चार्ज देखो, इफेक्ट देखो। चार्ज देखो, रिंग का इफेक्ट क्या है? रिंग का क्या इफेक्ट है? माइनस आई। कौन सी रिंग का माइनस आई ज्यादा है? फर्स्ट वाले का। ज्यादा माइनस आई, ज्यादा माइनस चार्ज स्टेबल। आ रहा है ये ऑर्डर? ये करना जरा। बोलो। और ये वाला भी कर लो फिर। हाँ जी बताइए। छोटी रिंग ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होती है, छोटी रिंग का ज्यादा माइनस आई होता है, और ज्यादा माइनस आई माइनस चार्ज को माइनस आई इफेक्ट ज्यादा स्टेबल करेगा। समझ में आ रहा है? इसको कर लो। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? CH3, CD3 या CT3? टी का कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस आई, और प्लस इफेक्ट माइनस चार्ज को। मैचिंग मैचिंग तो खेल सकते हो ना। प्लस वाला प्लस को स्टेबल करता है, माइनस वाला माइनस को स्टेबल करता है। तो कौन स्टेबल है? CH3। और इन तीनों में ट्रिपल बॉन्ड। क्यों ट्रिपल बॉन्ड? इसका माइनस आई, ऐसे लिखूं, ऐसे देखो ना, ऐसे लिखता हूं, इसका माइनस आई, इसका माइनस आई, देखो ऐसे, ऐसे लिखूं ना, और इसका क्या लिखूं? प्लस आई। ये तीनों समझ में आ रहा है? माइनस आई ज्यादा है, माइनस चार्ज को स्टेबल करेगा। प्लस आई ज्यादा है तो प्लस चार्ज को स्टेबल करेगा। अरे बात समझ आ रही है? ठीक है, पक्के से बढ़े और आगे। देखो और एग्जांपल लिखता हूं मेरे को। हो गए 8 एग्जांपल, हो गए गणे। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, 2 अभी कर लेते हैं, बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे इफेक्ट सीखेंगे वैसे वैसे करते जाएंगे। ठीक है, बढ़े।
नेक्स्ट जो हमारा इफेक्ट हम ले रहे हैं वो है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट है? इलेक्ट्रोमेरिक। बढ़ो ध्यान से देखेंगे। सेकंड जो हम इफेक्ट ले रहे हैं वो है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आसान है, ये भी बहुत आसान इफेक्ट है। देखना जरा ध्यान से, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ये इसको इलेक्ट्रोमेरिक बोलते हैं हिंदी में भी। इंडक्टिव को तो प्रेरणिक बोलते हैं, इसको इलेक्ट्रोमेरिक ही बोलते हैं, इलेक्ट्रोमरी ऐसा बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये डबल बॉन्ड है, होगा क्या, जैसे मान लो यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे CH2। अब ये डबल बॉन्ड वाला, इसका नाम क्या है, मैथ है ब्यूटेन है, 2 मिथाइल प्रोपीन। क्या नाम है इसका? 2 मिथाइल प्रोपीन। ये शांति से बैठा था, इसको कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। एकदम से कोई अटैक करने वाला आया। कौन आया? H+। H+ क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है? क्या है H+? इलेक्ट्रोफाइल है। ओके, अब क्या होगा, जब ये आया, जैसे ये आया, इसके आने से ही ये मॉलिक्यूल एक्टिवेट, और एक्टिवेट होते क्या होता है, ये दोनों धक्का दे रहे हैं, ये दोनों धक्का देंगे, और धक्का देने से क्या होगा, ये बॉन्ड कहां जाएगा, डबल बॉन्ड इस कार्बन पे। इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। तो नेगेटिव देख के ये और दौड़ता हुआ आएगा। समझ आ रही बात? वापस देखना, जब ये आया तब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। इधर ही क्यों हुआ? इधर ही क्यों हुआ? क्योंकि इन दोनों ने धक्का दिया, इन दोनों ने पुश किया, इन दोनों ने प्लस आई लगाया, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए। कौन सा इलेक्ट्रॉन है ये? कौन सा बॉन्ड शिफ्ट हुआ है? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड शिफ्ट होने से क्या बना, देखना क्या बना, ऐसा कुछ, इस पे नेगेटिव ना, और इस नेगेटिव को देख के ये आ गया, तुरंत बॉन्ड बन गया, और इसके ऊपर क्या रह गया? प्लस चार्ज। या यूं कहूं, इसका बॉन्ड नहीं बना रहे हम लोग अभी, इसको हम बोलते हैं 2 मिनट रुक जा, पहले हम समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है, फिर अटैक करना। तो आप मुझे बताइए, बॉन्ड शिफ्ट हुआ, बॉन्ड शिफ्ट हुआ ना, क्या चार्ज आया उस पे, नेगेटिव, और इस पे पॉजिटिव। कौन सा बॉन्ड शिफ्ट हुआ? पाई बॉन्ड। क्या बॉन्ड कंप्लीटली शिफ्ट हुआ या पार्शियली? कंप्लीटली। क्या कंप्लीट चार्ज आया या पार्शियल चार्ज आया? कंप्लीट चार्ज। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स या पाई बॉन्ड, एक ही बात है, कैसे भी बोल दो। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई बॉन्ड टुवर्ड्स वन ऑफ द अनसैचुरेटेड एटम, टुवर्ड्स वन ऑफ द अनसैचुरेटेड एटम। मैं बोल रहा हूं ये दोनों एटम अनसैचुरेटेड है, तो या तो बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा या इधर शिफ्ट होगा, तो इधर शिफ्ट हुआ है, टुवर्ड्स वन ऑफ द, दोनों में से किसी एक पे कंप्लीटली शिफ्ट हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और साथ में कंडीशन क्या है, वापस सुनना, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स वन ऑफ द अनसैचुरेटेड एटम इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग स्पीसीज, इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग स्पीसीज। अच्छा, इसको मैं हटा दूं तो, इसको मैं हटा दूं तो, इसको मैं हटा दूं तो कुछ नहीं, भूल जाओ, सब खत्म, वापस पहले जैसी कंडीशन। ये धक्का देते रहेंगे, बोले चुपचाप बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, गया वो गया, है ही नहीं, कोई नहीं है, बॉन्ड शिफ्ट वापस खत्म। तो किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? अटैकिंग स्पीसीज। अगर अटैकिंग स्पीसीज हटा दें तो, ना हो तो ये इफेक्ट होता ही नहीं है। क्लियर है? और देखो, मान लीजिए ये डबल बॉन्ड O है, इसके ऊपर कोई अटैक करने आया, मैं बोल देता हूं Cn-। कौन आया है? Cn-। और यहां हमें ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यहां कौन सा ग्रुप लग रहा है। क्यों नहीं पड़ेगी जरूरत? क्योंकि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। कहां जाएगा इलेक्ट्रॉन? ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन के पास जाएगा, क्या होगा? कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स वन ऑफ द अनसैचुरेटेड एटम इज कॉल्ड
इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इट हैपेंस ऑलवेज इन प्रेजेंस ऑफ एनी अटैकिंग स्पीसीज। साइनाइड कहाँ जाएगा बताना दौड़ के? कार्बन पे ना। ये आया भागा हुआ, ये लो बताओ, कल ही तो हमने पढ़ा था ये किसकी तरह बिहेव करेगा, नेगेटिव चार्ज है तो न्यूक्लियोफाइल। और आपको कल ही बताया था कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में कार्बन किसकी तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करता है हमेशा, इलेक्ट्रोफिलिक साइट पे अटैक करता है। समझ आ रहा है? तो कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ साइनाइड। जैसे ही साइनाइड को हटा दें तो सारा खेल खत्म, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, वापस पहले जैसा, सारी परिस्थितियां पहले जैसी। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में पहली चीज हम क्या कह रहे हैं, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स और पाई बॉन्ड कहां हो रहा है, टुवर्ड्स वन ऑफ द अनसैचुरेटेड एटम। दोनों में से किसी एक पे हो जाएगा, वन ऑफ द अनसैचुरेटेड एटम। लेकिन कंडीशन क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग स्पीसीज। अब अटैकिंग स्पीसीज कौन सी हो सकती है बताना, बोलो? इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकती है और न्यूक्लियोफाइल भी हो सकती है। E+ समझ आएंगे, इलेक्ट्रोफाइल, Nu- क्या है, न्यूक्लियोफाइल। दोनों में से किसी की भी प्रेजेंस हो, उसकी प्रेजेंस में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये टेम्परेरी इफेक्ट है या परमानेंट इफेक्ट है, टेम्परेरी इफेक्ट है। अगर इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल को हटा दिया जाएगा तो ये इफेक्ट नहीं आएगा, नहीं शो होगा। क्लियर है, पक्का? अब ये भी दो तरह के होते हैं, +E और -E। E से शुरू करें ना, तो E R रेजोनेंस पढ़ेंगे तब भी वो दो तरह के होंगे, कौन से, +R और -R। और हाइपर कॉन्जुगेशन भी दो तरह के होंगे, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन H से शुरू करें तो +H और -H। ये मैचिंग तो हम कर लेंगे सर, आप तो ये बताओ कि अब आगे इसमें क्या है। तो ये टेम्परेरी इफेक्ट है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, कल में है ना ऐसे 20 मॉलिक्यूल बना के लाऊंगा, 20-30। बस आपको ये डिसाइड करना है कि बॉन्ड किधर शिफ्ट करवाना है। एक बार ये प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत आसान चीजें हो जाएगी सारी। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, धन्यवाद।